हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू को आज आपसे डिस्कस करने के लिए आए हैं। आपने अभी अखबारों में सुना होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, इस अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन की है कि 35 समुदाय ऐसे हैं जो गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करके ओबीसी की लिस्ट में शामिल हो गए थे और उनको बाहर करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन सरकार से की गई है एनसीबीसी के द्वारा। ये जो मामला है वेस्ट बंगाल से संबंधित है। वेस्ट बंगाल में और बहुत सारी जो कम्युनिटी हैं वो मुस्लिम समुदाय से आती हैं, और जब भी कोई मुद्दा वेस्ट बंगाल से रिलेटेड होता है या मुस्लिम से रिलेटेड होता है, वो भारत में थोड़ी सी उसको हवा मिल ही जाती है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक माहौल गर्म है अभी वेस्ट बंगाल का। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे ओबीसी रिजर्वेशन के मानक क्या होते हैं, और अगर गलत तरीके से किसी को शामिल किया गया है तो ओबीसी वर्ग के जो हित हैं उन हितों पर क्या प्रभाव पड़ा है। सेंटर और स्टेट के बीच की जो लड़ाई है उसको भी देखेंगे, और किस एनसीबीसी की बात को सही माना जाए, अभी वाले या जो पहले किया था उन्होंने। आपको क्या लगता है? आपकी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा, ठीक है। खबर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। NCBC recommended exclusion of 35 communities, mostly Muslim from West Bengal, Central OBC list। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 35 समुदायों को ओबीसी की लिस्ट से बाहर करने का आदेश दिया है। मोस्टली जो समुदाय हैं ये वेस्ट बंगाल से हैं और मुस्लिम हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि 2014 में जो इलेक्शन हुए थे, उस 2014 में इलेक्शन से पहले 37 जो कम्युनिटी हैं, इन कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया था। वेस्ट बंगाल सरकार ने रिकमेंडेशन दी थी और इनको शामिल कर लिया था। तो मामला कब का है? 2014 का। 2014 में ओबीसी वर्ग में शामिल किए गई 37 कम्युनिटी कहां से? वेस्ट बंगाल से। अब इनमें से जो 35 कम्युनिटी हैं वो 35 कम्युनिटी मुस्लिम है, और जब वैज्ञानिक तरीके से जांच करते हैं तो ये सारे के सारे समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ओबीसी लिस्ट में आने डिजर्व ही नहीं करते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वह ओबीसी वर्ग के समुदाय जो आरक्षण के हकदार थे उनको हक नहीं मिला है। जितने ऐसे लोगों ने आरक्षण का लाभ उठाया है, तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक न्याय के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि उस समय का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो काम क्या कर रहा था? क्या सरकारें राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए काम कर रही थी, या अभी की सरकार राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए काम कर रही है? क्योंकि आप सबको पता है 2028 में इलेक्शन है ना, 28 में है शायद वेस्ट बंगाल इलेक्शन। तो उस इलेक्शन के परिणाम हमको क्या देखने को मिलेंगे? मतलब ये राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है या पहले राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था? ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, एक बात और आपसे बोल दूं, मेरे नाम के आधार पर आरक्षण के खिलाफ मत माना करो भाई। मेरा मानना है कि जो हकदार है, जिसको जितना आरक्षण मिलना चाहिए उसको मिले। हाँ, एक चीज मेरा हमेशा मानना होता है कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है वो अपने से पीछे वाले लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए प्रमोट करें, तो बेहतर तरीके से हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अब इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से, और इसके हर एक पहलू को समझेंगे कि हर एक पहलू क्या है। देखो, मामला वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट जो इशू होते हैं वहां हमको एक कॉमन इशू देखने को मिल जाता है कि ये संघवाद जो फेडरलिज्म है, इस फेडरलिज्म में के सामने एक बाधा आ जाती है, क्योंकि संघ और राज्य जब आपस में टकराएंगे तो ये संघवाद के मॉडल को प्रभावित करते हैं। कुछ और इशू निकल कर आए हैं। पहला इशू ये है कि क्या यहाँ पर राजनीति की जा रही है। अब राजनीति किसने की है? अभी की सरकार कर रही है या पहले की सरकारों ने की, ये हमको देखना पड़ेगा। दूसरा जो मसला है वह ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है कि अगर ऐसे लोग जो सक्षम थे, मतलब जो डिजर्व नहीं करते थे, नॉन डिजर्विंग लोगों को अगर ओबीसी आरक्षण मिला है, तो ओबीसी वर्ग के वह आरक्षित लोग जिनको लाभ मिलना चाहिए था उनके साथ अन्याय हुआ है। तो एक सामाजिक न्याय का सिद्धांत भी हमको यहाँ देखने को मिलेगा, है ना, देखने को मिलेगा। और आप इस बात को देखेंगे कि जो एनसीबीसी है, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस,
या बैकवर्ड क्लासेस, इस कमीशन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये कमीशन सरकार के प्रभाव में काम करता है, क्योंकि 2010 में इसी कमीशन की सिफारिश पर 2014 में इनको शामिल किया गया ओबीसी में। अब 2025 को एनसीबीसी की सिफारिश पर ही इनको हटाया जा रहा है। तो कमीशन की जो प्रासंगिकता है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पहले कमीशन वैधानिक था, अब कमीशन को संवैधानिक कर दिया है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले शायद कमीशन राजनीतिक प्रभाव में काम करते हों, अब एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो फ्रीली काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए इनको हटाने की यहाँ पर सिफारिश की गई है। तो पहले मसले को बात करते हैं। देखो, राजनीतिक बच्चे, अगर जो समुदाय हैं वह ओबीसी में शामिल होना डिजर्व नहीं करते तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि 2014 का जो इलेक्शन था उस इलेक्शन में वोट बैंक की जो राजनीति है, इस वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ये शामिल किया गया होगा। और अगर करते हैं, मतलब ओबीसी कैटेगरी में डिजर्व होने के लिए डिजर्व हैं, तो अब जो किया जा रहा है फिर शायद वो अपकमिंग जो इलेक्शन है 2028 के उनको ध्यान में रख के किया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ एक माहौल बन जाए, लोग सरकार पर विश्वास करना बंद कर दें, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये आप डिसाइड करके मुझे बताना कि दोनों में से कौन सा पहलू है। हम आपसे बात कर रहे हैं ओबीसी वर्ग के हितों को लेकर। बेटा देखो, रिजर्वेशन का आधार समझो। रिजर्वेशन का आधार है कोई व्यक्ति सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशन, मतलब कोई व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा है, उसको ये हक मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ ओबीसी का हो जाने से ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता है, क्योंकि ओबीसी में क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे लोग जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला है, और उनको मिल गया है जिनको नहीं मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक न्याय का बाधा नहीं है? ये लोगों के जो हित हैं उनके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? स्पष्ट खिलवाड़ हमको दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ में संघवाद की जब भी बात करते हैं कि क्या आइडियोलॉजी जब मैच आपकी नहीं होगी, चाहे भले भाई यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर आइडियोलॉजी नहीं मिल रही है, विचारधारा नहीं मिल रहे हैं, तो क्या आप एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहोगे? एक दूसरे के अगेंस्ट रहने से जो हमारा संघवाद है, इस संघवाद को बहुत चोट पहुंचती है। और संघवाद को चोट पहुंचती है तो इसके कारण जो डेवलपमेंट है, भाई डेवलपमेंट उतना बेहतर नहीं हो पाता जितना बेहतर होना चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल सरकार को लगता है कि बंगाल उनका है, केंद्र सरकार को लगता है कि पूरा देश उनका है, और इनको ये नहीं पता कि राजनीति में कोई कभी भी परमानेंट नहीं है, कोई कभी भी चला जा सकता है। जो केजरीवाल कहते थे दिल्ली मेरी है, वो दिल्ली उनकी नहीं रही। जो बीजेपी को लगता था कि 400 प्लस जाएंगे, 400 प्लस नहीं आ पाए। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि राजनीति के चक्कर में जो वर्ग जिस चीज के लिए डिजर्व करते हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर गलत तरीके से कोई आरक्षण का लाभ ले रहा है तो उसको डेफिनेटली हटाया जाना चाहिए, फिर इसको एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा मसला है। आगे सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, देखा जाएगा क्या फैसला आता है। अब देखो, जैसे अगर हम ओबीसी वर्ग को लेकर देखें, ओबीसी वर्ग, तो ओबीसी वर्ग के सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की अध्ययन करने के लिए सबसे पहले 1953 में एक कमीशन बना जिसको आप लोग काका केलकर कमीशन कहते हैं, काका केलकर। और काका केलकर जो कमीशन है, इसने ओबीसी वर्ग में शामिल होने के कुछ आधार बताए कि मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जो ओबीसी वर्ग में शामिल हो सकता है। इन्होंने बोला कि सामाजिक पृष्ठभूमि पिछड़ी हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी सामाजिक पृष्ठभूमि पिछड़ी हो, है ना, जो शिक्षा से वंचित हो, शिक्षा से वंचित हो, और इसी के साथ में भौगोलिक तौर पर अभी पिछड़ा है, मतलब अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया है। तो ऐसे समुदाय को हम लोग क्या करेंगे, ओबीसी में शामिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ क्लियरिटी नहीं मिलती है तो फिर 1978 में 1978 में एक दूसरा कमीशन बनाया जाता है जिसको आप लोग मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं, मंडल कमीशन। और ये मंडल कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीबी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया था। इन्होंने बोला कि ओबीसी डिसाइड करने के आधार हैं, सबसे पहला सोशल, कोई व्यक्ति सामाजिक तौर पर कितना पिछड़ा है ये देखा जाएगा। फिर दूसरा आ जाता है आर्थिक, कि क्या अभी भी ये लोग परंपरागत कामों में लगे हुए हैं, उतनी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। और तीसरे नंबर पर इन्होंने बोला शैक्षणिक, क्या शिक्षा की दर क्या है,
साक्षरता रेट क्या है, लोग कितने अवेयर हैं अपने अधिकारों के बारे में, इन सब के आधार पर किसी वर्ग को ओबीसी में शामिल करना है या नहीं करना है ये देखा जाएगा। अब ओबीसी में शामिल करना है या नहीं करना है, इसके लिए हमने क्या बनाया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, हालांकि जो कमीशन है ये कमीशन 1993 से वर्किंग है, 1993 से, लेकिन 2018 में हमने इसको संवैधानिक कर दिया है, हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जब से किया है तो 338 वी में हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस करके एक प्रावधान किया है कि एक आयोग होगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करेगा। तो इसकी सिफारिश पर ही हटाने की बात की जा रही है। अगर आप इन मापकों में सही उतरते हैं तो ओबीसी में शामिल होना चाहिए, और नहीं उतरते हैं तो फिर आप ओबीसी में शामिल नहीं हो सकते। हालांकि मंडल कमीशन इसी बात के लिए नहीं जाना चाहता, मंडल कमीशन जाना जाता है अपनी रिकमेंडेशन के लिए। मंडल कमीशन ने बोला कि भैया 27% ओबीसी आरक्षण दे दो, जो ओबीसी है इसको 27% आरक्षण दे दो, और जब 27% आरक्षण दे दिया गया ओबीसी को तो उसके बाद 1992 में एक केस होता है इंदिरा साहनी केस, 1992 का ये इंदिरा साहनी केस आप लोग याद रखिएगा, ये इंदिरा साहनी केस। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अभी जो ओबीसी रिजर्वेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन, ये अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन, तो यहाँ 27% है, 27% है, और जब हम लोग जॉब की बात करते हैं तो जॉब में ये अभी विवादित है। और विवादित क्यों है, क्योंकि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है सरकारों के पास, इसीलिए इस पे विवाद चल रहा है। इंदिरा साहनी बाद हुआ 1992 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया जो ओबीसी है इसको 27% आरक्षण दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंदिरा साहनी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन सेट कर दी कि जो लिमिट है, ये लिमिट आपकी 49% के आसपास, मतलब 50% से ज़्यादा कभी भी आरक्षण नहीं होगा, ऐसा इनका कहना था। साथ में इस केस में बोला गया कि प्रमोशन में जो आरक्षण है, ये आरक्षण अवैध है, ये नहीं मिलेगा। और इन्होंने जो क्रीमी लेयर है, इस क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया कि ओबीसी को दो वर्गों में बांटा जाए, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। ये सब इंदिरा साहनी केस की मसले में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लोग जिनकी इनकम 8 लाख से एबव है, ये आएंगे क्रीमी लेयर में, 8 या 6, प्लीज एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मतलब ये प्लीज क्रॉस चेक कर लेना। और जिनकी इनकम इससे कम है वो आएंगे नॉन क्रीमी लेयर में। तो नॉन क्रीमी लेयर वाले जो ओबीसी वर्ग है ना, इनको आरक्षण का लाभ मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। और साथ में इंदिरा साहनी केस में ये भी बोला गया था कि जो ईडब्ल्यूएस है ना, ये आरक्षण सही नहीं है। और सरकार ने जब 103वां संविधान संशोधन लेकर आई 2019 में, और यहाँ ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया गया है, इसको लेकर भी विवाद चलता है कि किस आधार पर। दो इशू यहां से निकल के आते हैं कि क्या हमने वैज्ञानिक तरीके से स्टडी की है ईडब्ल्यूएस की कि किसको आरक्षण मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। दूसरा, क्या हमने ये देखा है कि जो 50% की लिमिट है, अगर ये क्रॉस हो रही है तो ये लिमिट का कैसे आपने क्रॉस किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास मसला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ईडब्ल्यूएस है वो इसकी हकदार है, क्योंकि अगर सबको हमने आरक्षण दिया हुआ है तो ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो बहुत सारे मुद्दे विवादित हैं आरक्षण को लेकर, ये सारे के सारे मुद्दे हम यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इंदिरा साहनी केस को आप लोग याद रखना, ये कमीशन को आप लोग याद रखना। ओबीसी कमीशन आपका कैसा है, संवैधानिक है, और 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा हमने इसको संवैधानिक कर दिया। वैसे ओबीसी की समीक्षा करने के लिए कमीशन की बात, एक अधिकारी की बात की गई थी आर्टिकल 340 में। अब बहुत सारे आर्टिकल हैं जहां आप लोग इस बात को देखेंगे। अगर हम संविधान के रेफरेंस की बात करें तो संविधान में कई सारे आर्टिकल हैं जो सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाएंगे, सीधे सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे 2 आर्टिकल को हम लोग देखते हैं तो एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाता है 15(4) है ना, 15(4) की हम लोग बात करें, 15(5) की हम लोग बात करें। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो 16(4) है, ये 16(4) का मसला आ जाएगा। फिर 16(4) जो ए है, इस 16(4) ए के मसले आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जो डायरेक्टली इस मुद्दे से रिलेटेड होते हैं। अब ये जो सिफारिश दी है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा दी गई है।
आगे इस पे कार्रवाई क्या होती है वो तो आगे आने के बाद ही पता चलेगा, बट अगर गलत तरीके से किसी को शामिल किया गया है या गलत तरीके से किसी को हटाया जा रहा है तो सही नहीं है। सरकारों को थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति करने के मुद्दे नहीं है, एक वर्ग के सामाजिक विकास से संबंधित मुद्दे हैं। आप इनको प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। खबर क्या है? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल है और 7 दिसंबर को हमारी मिशन सक्सेस सेल एंड होने वाली है। आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो एसआईपी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। मात्र 5,499 रुपये से इसकी शुरुआत हो रही है और इसकी अंतिम तिथि 7 दिसंबर है। एक बहुत ही शानदार टीम आपको यहाँ पे पढ़ाती है। 2027 की तैयारी कर रहे हैं, जीएस फाउंडेशन बैच आपको चाहिए तो मात्र 10,499 रुपये से मिल रहा है जीएस लाइव कोड का यूज करके। और 2028 मतलब 3 साल की तैयारी करने का मौका आपको मिल रहा है मात्र 28,999 रुपये में। यूज कोड जीएस लाइव, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आपकी प्रिपरेशन को हमारे साथ शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। आपकी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।